नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है सेंटेंस। और सेंटेंस में हमने दो टाइप के जो सेंटेंस बताए थे, उसका पहले टाइप के सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए हैं। ये सेकंड टाइप का सेंटेंस चल रहा है जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल और कंपाउंड ये दोनों भी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी व्यक्ति उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, पहले पिछले वाले वीडियो को देखे, तभी ये नेक्स्ट वीडियो आपके समझ में आएगा, अन्यथा ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ये दूसरे टाइप का तीसरा ऑप्शन है ये, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल क्या होता है? ये एक इसके नियम है इसको बनाने के। हम जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें दो सिंपल सेंटेंस से ज़्यादा सेंटेंस मिल सकता है, जिसमें 2 या 3 सेंटेंस मिलाकर जब वो सेंटेंस बनेगा उसी को अपन जटिल सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जटिल। तो जटिल सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंस होंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें बाय यूजिंग पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है, 2 सेंटेंस है हमारे पास, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। 2 है, दोनों वाक्यों को अपन हैविंग यूज करेंगे। इसका याद रखने का नियम यही है कि इसमें हैविंग यूज होगा। इसका जैसे हैविंग फिनिश्ड, मैंने इसमें फिनिश्ड क्यों यूज किया? मैंने इसमें कर्ता, ये कर्ता और ये कर्ता, दोनों वाक्यों का कर्ता सेम है, उसे अपन 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही करता है। ही कार्य को पूरा कर रहा है और ही घर जा रहा है, ही एक ही करता है। इसीलिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। अब कोमा जोड़ने से पहले कोमा लगाना पड़ेगा। कोमा, ये घर कौन गया? ही, और काम भी ही नहीं पूरा किया है, तो ही वेंट होम। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है। वाइट बोर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, कुछ ही दिनों में वाइट बोर्ड आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आपकी पढ़ाई उस पर हो जाएगी। और आप लोग थोड़ा इसको देखने में आपको दिक्कत आ रही, तो आप ये नहीं सोचिए कि मुझे दिख नहीं रहा। मैं इसके नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को, वो आपके टेलीग्राम चैनल को करना पड़ेगा, वो उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरा नियम है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि इसका क्या नियम है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ये वाक्य के शुरू में होगा। पार्टिसिपल के नियम जब यूज करेंगे तो ये जो परिवर्तन होगा ये वाक्य के शुरू में होगा। हमें आगे पीछे बीच में कहीं नहीं करना है, इसको शुरुआत में करना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें एंटर्ड वर्ब है, तो इसमें एंटर में जब आईएनजी जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ENTRING, यानी एंटरिंग। ये हो गया, आईएनजी जोड़ दिया मैंने इसमें, ये आईएनजी एंटरिंग हो गया। एंटरिंग द रूम, कोमा, मैंने कहा था सेंटेंस को जोड़ने से पहले कोमा लगाना है। हरी और ही एक ही है, मैं यहाँ ही भी यूज कर सकता हूँ या हरी भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि करता तो दोनों एक ही है। हरी को ही मैं ही कहता हूँ और ही को ही मैं हरी कहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हरी भी यूज कर सकता हूँ और ही भी, दोनों में से एक कोई भी। हरी सा ए स्नेक, हरी सा ए स्नेक। तो ये वाक्य हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब एक पार्टिसिपल का नियम हो रहा है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। इसमें अपन वर्ब की तीसरी फॉर्म काम में लेंगे और ये भी वाक्य के शुरू में लेंगे। इसका एग्जाम्पल, ये 2 वाक्य हमारे पास है। ही वाज बीटन इन द फर्स्ट गेम, वह पहले गेम में हार चुका। बीटन यानी हारना। ही डिड हिज बेस्ट, ये बीटन का मतलब होता है उसने फर्स्ट गेम में हरा दिया, बीटन कर दिया, तो ही डिड हिज बेस्ट, ये उसके लिए बहुत ही
बेस्ट था। तो ये दो सेंटेंस है, इसको जोड़ के बनाना है। इसको जोड़ के बनाने के लिए हमारे पास में वाक्य की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाना है। लेकिन हमें ये पता है कि ये थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है, ये वाक्य के शुरू में करनी है। ये दोनों सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ मैं आंसर दे रहा हूँ इनका, यहाँ चेक करना है इनको। ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हीज बेस्ट। तो इसको मैं थर्ड फॉर्म से जोड़ूंगा। थर्ड फॉर्म के लिए मेरे पास बीटन है, बीटन यहाँ पे ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है। क्यों, यहाँ पे पेसिव यूज हो रहा है, ये वाज के बाद में बीटन आ रहा है, ये सेंटेंस पैसिव में बना हुआ है। आपको ये ध्यान रखना कि वाज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आती। थर्ड फॉर्म किस में आती है, ये आती है पेसिव के रूप में। और ये पेसिव के रूप में कब और क्यों और कैसे आती है, हम एक्टिव पेसिव पढ़ेंगे तब इसको समझ जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखो, नेक्स्ट क्लास पढ़ना। आप अगली क्लासें जैसे मैं टाइम पढ़ाऊंगा उसके बाद में एक्टिव पेसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। तो ये पेसिव का रूप है, क्योंकि वाज वर तो ये सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूस टाइम है, और इसमें तो अगर वाज वर आता है तो आईएनजी आनी चाहिए, आईएनजी नहीं आई। इसका कारण ये है कि ये पैसिव का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की गई है। पेसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाती है, ये विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए पेसिव है। तो यहाँ पे ये बीटन आया है, बीटन इन द फर्स्ट गेम, इन द फर्स्ट गेम, कोमा जोड़ना है इसी सेंटेंस में। ये थर्ड फॉर्म यूज कर ली मैंने, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम यूज कर रहा हूँ। शुरू में वर्ब की तीसरी फॉर्म काम में ले रहा हूँ, तो पास्ट पार्टिसिपल का नियम यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये कोमा लग गया, इसको जोड़ना सेकंड सेंटेंस से। तो ये सेकंड सेंटेंस में ये रहा ही, और ही दोनों कर्ता सेम है दोनों में, तो हमें कर्ता एक ही लेना है। अगर मैं उधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। ही मैंने पहले वाले सेंटेंस में ही यहाँ पे हरी लिखा था, हरी को मैंने बड़े अक्षरों में लिखा था। इंग्लिश का एक नियम है कि जब भी कहीं पर भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अपन, और कोई भी अक्षर बड़ा कब लिखा जाता है, जब किसी का नाम आता है तो वो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसीलिए मैंने हरी में एच बड़ा लिखा था, और यहाँ मैंने ही एच छोटा लिखा है। अभी ये वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चिन्ह क्या कहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। अभी वाक्य विराम किया है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, और पूरा जो रुक जाता है उसके एक बिंदी लगाते हैं, जिसे आप फुल स्टॉप कहते हो। उसका हिंदी में अर्थ निकलता है पूर्णतः रुकना। तो अभी ऐसा रुका नहीं है, पूरा रुक जाता है। जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब फिर कैपिटल यूज करते हैं, या फिर किसी का नाम आ जाता है तब कैपिटल यूज करते हैं। तो यहाँ नाम नहीं है, ही है, इसीलिए मैं इसको ही को एच को कोमा लगाने के बाद छोटा यूज कर रहा हूँ। ही डिड हिज बेस्ट, ही डिड हिज बेस्ट, ये हो गया। ये बाई पार्टिसिपल के जो नियम है, यानी बाई यूजिंग पार्टिसिपल के जो नियम है, ये हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट और है, नेक्स्ट में टू इन्फिनिटिव है, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। अब टू इन्फिनिटिव के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में टू इन्फिनिटिव के बाद में नाउन भी आएगा, नाउन के नियम भी पढ़ेंगे, एडवर्ब के नियम भी पढ़ेंगे। 2, 3 या 4 तरीके और है सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स के, वो अपन इसी में पढ़ेंगे, इसी क्लास में। अब इसके बाद में अपन टू इन्फिनिटिव के नियम को पढ़ते हैं। बाई यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, थोड़ा इसके विषय में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इन्फिनिटिव एक ऐसा प्रीपोजिशन है, ये टू प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ होता है कि टू के बाद में, यानी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो, वो टू इन्फिनिटिव कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मजबूरी में करने के लिए भी यूज़ होता है। ऐसा टू इन्फिनिटिव का जब प्रयोग किया जाता है तो ऐसे कोई कार्य होते हैं ना जिसे अपन मजबूरी में करते हैं, उनके लिए भी इसका यूज़ होता है। और ये टू इन्फिनिटिव मजबूरी में कैसे यूज़ होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कई बार कहते हैं ना, मुझे संडे को भी पढ़ना पड़ता है, मुझे संडे को भी ये कार्य करना पड़ता है, लेकिन संडे छुट्टी होती है, लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ता है। और मजबूरी में करना पड़ता है तो वो आई हैव टू यूज़ करता है वहाँ पे, आई हैव टू वर्क ऑन संडे, तो उसे संडे को भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी टू इन्फिनिटी यूज़ हुआ है। हैव टू यूज़ करने से मजबूरी हो गई, हैव टू मजबूरी में यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे हैव भी कर क्रिया है, और ये इधर भी क्रिया है, दोनों क्रिया है। हैव क्रिया है, हैव का मतलब होता है पाना या लेना, ये हैव भी क्रिया है। तो ये हैव के बाद में टू यूज़ हो गया। ऐसे ही
ये हैव टू है, यानी कहने का मतलब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। और इसमें भी देखो आंसू वर्कड हार्ड है, यहाँ पे देखो टू के बाद में गेट लगा है। ये टू इन्फिनिटिव क्यों हुआ, इसके पीछे जस्ट इधर भी क्रिया है और इधर भी क्रिया है। इधर कोई सी भी क्रिया हो सकती है, जरूरी नहीं है सेकंड फॉर्म है, लेकिन टू के इधर भी क्रिया है और इधर भी क्रिया है, दोनों तरफ क्रिया है, देख लो आप। और दोनों तरफ क्रिया है तो ये इन्फिनिटिव का नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वांटेड है और इधर गेट है, लेकिन टू के बाद वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए, ये इसका नियम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम उसको इन्फिनिटिव में मानेंगे। और तो यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई हमें, तो ये टू इन्फिनिटिव है। इसको कैसे जोड़ेंगे इन दोनों सेंटेंस को, इसका आंसर ऐसे बनेगा, आंसू वर्कड हार्ड अब इसको टू इन्फिनिटी जोड़ने के लिए फी तो आंसू तो ही है, आंसू नाम है, ही आंसू को कहते हैं, तो ये इस पार्ट को हटाना पड़ेगा और इन्फिनिटिव जोड़ना पड़ेगा, हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, ये इसमें जुड़ गया, ये टू से जुड़ गया, इसको कहते हैं टू इन्फिनिटिव, ये टू इन्फिनिटिव को फॉलो कर रहा है। ऐसे कई सारे सेंटेंस आपके एक्टिव पैसिव में आएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि आपको कई सारी चीज़ें ऐसे आएंगे, आई ट्राई टू, है ना, आई ट्राई टू गो या आई ट्राई टू डू, ऐसे कुछ आएंगे वर्ड। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये किसका नियम है। वहाँ पे जब मैं पैसिव पढ़ाऊंगा तो मैं ये कहूँगा ये टू इन्फिनिटिव आने की वजह से इसकी क्रिया में ऐसे परिवर्तन होगा, इसका ऐसा आंसर होगा। तो आपको वहाँ समझना है कि टू क्या है, ये टू इन्फिनिटिव है। अब टू इन्फिनिटिव के बाद में इसका नेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं, बाई यूजिंग एडवर्ब। बाई यूजिंग एडवर्ब को हम पढ़ेंगे। बाई यूजिंग एडवर्ब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। हमने जो पार्टिसिपल के जो नियम पढ़ रहे हैं उसमें हमने इससे पहले दो पढ़ लिए हैं, पहला हमारा क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा चल रहा है ये बाई यूजिंग एडवर्ब। इसमें जैसे सेंटेंस है डू दिस वर्क यू शुड नॉट डिले। देखो सेंटेंस को देखो आप, डू दिस वर्क ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कल आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो मेन वर्ब से शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये डू क्रिया है, यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें लिखा है यू शुड नॉट डिले, ये नेगेटिव में है, इसमें शुड मॉडल यूज किया गया। और नॉट का मतलब के बिना, यानी कि नॉट यानी नहीं, डिले यानी डिले करना, डिले मतलब देरी। तो ये शुड नॉट डिले, बिना देरी के, यानी कि अपने को इसको किस तरीके से बनाना है, ये विदाउट यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा, विदाउट यूज होगा। जैसे ये वर्क तो आपको करना है लेकिन ये बिना देरी के करना है। डू दिस वर्क विदाउट, इसका पूरे का अर्थ हो गया, यू शुड नॉट का अर्थ हो गया विदाउट डिले। ये ऐसे बनेगा। ये दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, ये बाय यूजिंग एडवर्ब का यूज कर लिया इसमें। डू दिस वर्क विदाउट डिले, काफ़ी एग्जाम्पल है। ये एक सिंथेसिस नाम का सब्जेक्ट है 11th क्लास में, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अगर आपने 11th का कोई सब्जेक्ट में देख रहे हो आप, पासबुक में कहीं पे भी ये मिल जाएगा, उसमें ये सिंथेसिस है। ये 11th में बहुत सेंटेंस है ऐसे जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें। दूसरा देखो, बाय यूजिंग द नाउन अपोजिशन। अपोजिशन क्या है, यानी अपोजिशन का मतलब होता है जैसे मेरा पक्ष हो, जैसे एक पक्ष होता है उसका दूसरा पक्ष होता है, वो दूसरा पक्ष अपोजिशन होता है। तो दो पक्ष होते हैं इसमें ऐसा है कि जैसे एक नाउन है, नाउन नाम को कहते हैं जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हम इसकी भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये नाउन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा नहीं है। इसके काफ़ी अर्थ होते हैं, काफ़ी रूप होते हैं। इसको पढ़ने में कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 क्लास चाहिए। तो वो आगे अपन जब किसी का सब्जेक्ट किसी कंपटीशन क्लास में, जैसे कोई रिट में या फिर किसी SSC में कहीं पे आएगा, तो मैं वो सब्जेक्ट डिस्कस करूँगा ना, तब ये आपको क्लियर करवा दूंगा। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोइट। ये अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध कवि था। और ही वाज ब्लाइंड, लेकिन वो अंधा था। देखो मिल्टन ये भी नाउन है और ये ही भी नाउन है, दोनों एक ही है। एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या कर रहा है कि ये नाउन कह रहा है प्रसिद्ध तो था लेकिन वो अंधा भी था।
दोनों, एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या कर रहा है, इसी को अपन कहते हैं अपोजिशन। अंग्रेजी में इसको किस तरीके से, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, मिल्टन was a famous poet, famous English poet, अब ये ब्लाइंड है, ही वाज ब्लाइंड, तो इसमें मिल्टन एक ही चीज है, तो ये इसमें पोइट और ब्लाइंड भी लिख देंगे, वाज ब्लाइंड भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे ब्लाइंड हो जाएगा ये आंसर इसका हो गया, ये इसमें जुड़ गया। ये सेंटेंस है बाय यूजिंग नाउन अपोजिशन। अब इसके बाद में एब्सोल्यूट वाला हो गया है, अब दो और बचे हैं, उनको भी अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव में हमारे पास दो सेंटेंस है, द स्टॉर्म स्टॉप्ड, तूफान रुक गया, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउस, अपने घरों से बाहर निकले, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, द स्टॉर्म स्टॉप्ड। अब इसको, ये पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउस, बाहर कब निकले, जब निकले जब तूफान रुक गया, तो इसमें स्टॉर्म और लोगों से दोनों का डिफरेंट अर्थ है, तो अपने को इसको इसी में लेना पड़ेगा कोमा लगा के, कि पीपल केम आउट ऑफ देयर, पीपल यानी लोग, केम आउट, यहां लिख देते हैं इसको, देयर हाउस, ये होगा इसका। अब आता है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में कोई सा भी प्रीपोजिशन हो सकता है, हम यहाँ पर विद यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विद लिख दिया है। देखो, गणेश हेल्प्ड मी, गणेश ने मेरी सहायता की, तो यहाँ पे गणेश जो है ये ही गणेश है, ही गैव मी सम मनी, उसी ने मुझे पैसा दिया, कहने का मतलब गणेश ही है जो मुझे पैसा दे रहा है और गणेश ही है जो मेरी सहायता कर रहा है, कर्ता दोनों सेम है, तो इसके लिए इसमें से एक ही कर्ता यूज होगा। जैसे यहाँ पे अपन गणेश ले लेते हैं जी गणेश यूज हो गया, तो ये गणेश हमारी हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कोमा लगेगा, और ये मनी दे रहा है, मुझे दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम मनी। ये सेंटेंस हो जाएगा, ये बाय यूजिंग प्रीपोजिशन भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अब अपन इसकी जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें अपन टाइम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको पूरी क्लास को पढ़ना और आगे वाली एक भी क्लास मत छोड़ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि इसको पढ़ सके। धन्यवाद।